नमस्कार, स्वागत है आपका जी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। आज देश के अलग अलग हिस्सों में रैगिंग की वजह से मौत और आत्महत्या की कोशिशें हो रही हैं। ऐसी दुखद घटनाएं लगातार देश को आघात पहुंचा रही हैं। रैगिंग का एक सालाना रिवाज जैसा बन जाना हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। नए छात्रों को अपमानित करने की परंपरा हमारे संस्कृति के लोकाचार के भी खिलाफ है, क्योंकि हमारी संस्कृति तो अतिथि देवो भव की वकालत करती है। रैगिंग के नाम पर जिस तरह की शर्मनाक घटनाएं होती हैं, वे किसी को भी सदमे का शिकार बना देने के लिए काफी हैं। कहीं कपड़े उतरवाना, तो कहीं मुर्गा बनाना, कहीं बेवजह दौड़ लगवाना और कहीं उल्टी सीधे हरकतें करवाना, यह सब रैगिंग में शामिल हो चुका है। आखिर क्यों होता है ऐसा और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए, यह सब जानने के लिए शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। अनगिनत छात्र ऐसे हैं जो चुपचाप इसे सहते हैं और पूरे जीवन पीड़ा का अनुभव करते हैं। अगर आवाज उठाई भी जाती है तो कुछ दिनों बाद फिर सब कुछ शांत हो जाता है। ताजा मामला रांची के बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सामने आया। आरोप है कि रैगिंग के नाम पर यहां सीनियर छात्रों ने कई जूनियर छात्रों के बाल कतर डाले, लेकिन मामला सामने आने के बाद सीनियर छात्र आरोपों को गलत बता रहे हैं और जूनियर छात्र उनके डर से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ये हेयर स्टाइल फौजियों वाला है, लेकिन इनमें से कोई भी नौजवान फौजी नहीं, बल्कि ये रांची के बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नए छात्र हैं जो यूनिवर्सिटी कैंपस में बने हॉस्टल में रहते हैं। लेकिन जब एक आध छात्रों को छोड़कर बाकी सभी नए छात्रों के बाल जब इस स्टाइल में हो गए तो पता चला कि इन छात्रों ने अपनी मर्जी से बाल नहीं कटवाए, बल्कि इनके बालों पर चली है रैगिंग की कैंची। जी हां, इस बारे में यही सच सामने आया कि सीनियर्स ने रैगिंग के नाम पर नए छात्रों के बाल इस स्टाइल में करा दिए। लेकिन इस बारे में सीनियर छात्रों का कहना है कि हमने कोई रैगिंग नहीं की, बल्कि नए छात्रों को स्मार्ट बनाने की कोशिश की है। झारखंड का इकलौता एग्रीकल्चर कॉलेज है, तो उन्हें भी स्मार्टनेस तो होना ही चाहिए। तो बस उन्हें हम रहना सिखाते हैं, कैसे किसी से बात किया जाता है, किसी से कैसे रहा जाता है। सीनियर्स का रिस्पेक्ट करो, टीचर्स का रिस्पेक्ट करो। यही नहीं, हम लोग एकेडमिकली, फाइनेंशियली जितना भी प्रॉब्लम हो हम लोगों को हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खराब लग रहा है। नहीं, खराब नहीं, ठीक लग रहा है। और सभी ने बाल नहीं कटाया, ये बात भी आपने नोटिस की होगी कि सब ने बाल नहीं कटाया। इसके बाद जब हमने जूनियर छात्रों से बात की तो थोड़े सहमे हुए दिखाई दिए। एक आध छात्रों के चेहरे पर निशान से ऐसा भी लगा कि इनके साथ मारपीट भी हुई है। लेकिन इस बारे में हर जूनियर छात्र ने वही कहा जो सीनियर्स कह रहे हैं। डिसेंट हम लोग को बनाया जाता है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है। दैट आप टिप टॉप दिखे, अप टू डेट दिखे, तो इसलिए बाल यानी कि अपने लुक्स के हिसाब से आप यानी कि कटवा सकते हैं। मतलब सीनियर चाहते हैं कि आप जब आए थोड़ा डिसिप्लिन में। हाँ, डिसिप्लिन में। ये कल्चर ही एक्चुअली, मैंने तो अभी बाल नहीं कटवाया है, मुझे पता नहीं था, लेकिन कल्चर है ये। यस सर, कि बाल छोटा रखना। तो इसके लिए बोला जाता है कि आप लोग अपने से कटवा लेते हैं। नहीं, ये तो रूल्स है, हम अपने से कटवाना पड़ेगा। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जूनियर छात्र सीनियरों से बुरी तरह डरे हुए हैं और उनके डर से ये सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। सवाल ये भी कि जूनियर छात्रों के स्मार्ट बनाने का काम सीनियरों को किसने दे दिया। इस सवाल के साथ जब हमने रैगिंग के मुद्दे पर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से बात की तो उनका क्या था कहना, जरा सुनिए। कोई जानकारी नहीं है भाई, कोई जानकारी नहीं। अखबारों में भी खबर आ चुकी है। अखबारों में आई है, लेकिन जो भी अखबार में आई है हम तो डीन को कह दिए, आप इसका हमने जांच कर लीजिए, देख लीजिए। आपने देखा क्या कि स्टूडेंट के छोटे छोटे बाल हैं ऐसा? नहीं, हम देखे नहीं हुए। सुनने में आ रहा है हर एक साल यहाँ पर ऐसा होता है। नहीं, हम देखे नहीं हुए। खुद को मामले से अनजान बताते हुए रजिस्ट्रार मामले की जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह यहाँ के जूनियर छात्र हमें डरे सहमे दिखाई दिए, उससे ये मामला बेहद गंभीर लग रहा है। झारखंड का एकलौता बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी रैगिंग की चपेट से न बच सका। यहाँ के जूनियर छात्रों के बाल कतर दिए गए, सिर्फ यह कहकर कि वो अनुशासन में रहे और स्मार्ट दिखे। अब देखने वाली बात होगी कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इन मामले पर क्या कार्रवाई कर पाता है।
कैमरामैन अरुण के साथ सन्नी सारद, जी मीडिया, रांची। तो ये ताजा घटना रांची की है। इससे पहले ग्वालियर और पूरे देश में लगभग हर जगह रैगिंग की घटनाएं सामने आती रहती हैं। कई जगह छात्र जान भी दे देते हैं, तो कहीं पर उसके बाद उनकी मानसिक हालत क्या होती है ये भी किसी से परे नहीं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइन ओपन है अगले 1 घंटे तक। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं प्रभाकर सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत प्रभाकर जी आपका। हम प्रभाकर जी से यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कानून है, क्या सजा हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है इसके रैगिंग के लिए। और साथ ही साथ हमारे साथ संवाददाता अंजलि भी जुड़ी हुई हैं, जिनके साथ कुछ छात्र भी मौजूद हैं। अंजलि, आपका भी स्वागत पुरवैया मुहिम में। और सबसे पहले हम आप ही के पास आ रहे हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आपके पास जो छात्र मौजूद हैं उनसे भी आप बात कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर रैगिंग क्यों होती है, क्या मकसद है। वो भी कभी जूनियर रहे होंगे, आज हो सकता है वो सीनियर हो सकता है उनके साथ भी कभी रैगिंग हुई हो। उनसे आप जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर रैगिंग की परंपरा क्यों है और क्यों करते हैं वो ऐसा। बिल्कुल सैयद, आपने ठीक कहा। इन छात्रों से हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रैगिंग की ये समस्या कितनी बड़ी है। जाहिर है हर किसी स्टूडेंट को जब वो नए कॉलेज में जाता है तो इस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। ताज़ा मामले की अगर बात करें तो बिहार के सहकारिता मंत्री जय कुमार सिंह के बेटे आदर्श ने ग्वालियर के सिंधिया कॉलेज में रैगिंग जैसी प्रॉब्लम से सफ़र किया। इतना हताश और दुखी हुआ आदर्श कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की। और हाल ही में कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है। मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आप मुझे ये बताइए कि रैगिंग की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। हर स्टूडेंट को इसको फेस करना पड़ता है जब वो नए यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाता है। हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि अगर हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स, पूरा रैगिंग के केसेस से भरा रहता है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं और बहुत तो इवन मेंटली टॉर्चर्ड रहते हैं, जिसके कारण वो अपना जो प्राइमरी एम है उनका स्टडी वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर एंड इवन दे आर डिस्टर्ब्ड साइकोलॉजिकली। तो मेरा मानना ऐसा है कि रैगिंग तो गवर्नमेंट अपने तरफ से बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं इसको स्टॉप करने के लिए, पर ये हर एक सिटीज़न का फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग इसके प्रति आवाज़ उठाएं, ताकि ये कल को किसी हमारे साथ ना हो या फिर आने वाले किसी अगले जनरेशन के साथ ना हो। बिल्कुल, आपने सही कहा। ताज़ा मामला मैं आपको बता दूं कि रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों के बाल कटवा दिए रैगिंग करते हुए। कितना गलत है ये और क्यों नहीं आखिर सीनियर छात्र समझते हैं इस बात को कि रैगिंग नहीं होनी चाहिए? I think it's a type of humiliation, but a student must try to face it boldly and fearlessly. Otherwise, it create a much problem in their life and distract from their goal. So students, उन्हें बोलिए, हिंदी में बात कीजिए। स्टूडेंट्स को इसे बोल्डली एंड फियरलेसली फेस करना चाहिए। अदरवाइज़ ये बहुत प्रॉब्लम उनके लाइफ में क्रिएट्स कर सकते हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं उनके गोल से। सो टू अचीव देयर गोल दे मस्ट। अंजलि, उनसे ये भी पूछिए, क्या वो भी इस दौर से गुजरी हैं या उनके अलावा जो छात्र वहां पर मौजूद हैं, क्या वो भी इस दौर से गुजरे हैं? उनके साथ भी कभी रैगिंग हुई? जी सैयद, मैं इसी सवाल पर आ रही थी। क्या आपको भी कभी जब आप अपने स्कूल में गई, एडमिशन लिया आपने, तो आपके सीनियर्स स्टूडेंट्स ने आपको रैगिंग आपके साथ किया है? नो, ऐसी कोई सिचुएशन आपने सफ़र नहीं की? नो। आप में से किसी के साथ रैगिंग हुई? नो, अभी तक सैयद, ये सारे स्टूडेंट्स जो है इस मामले में लकी रहे हैं कि इन्हें जो है रैगिंग जैसी मुश्किल से का सामना नहीं करना पड़ा है। लेकिन उन सारे स्टूडेंट्स का सोचिए जो खुदकुशी तक करने को मजबूर हो जाते हैं रैगिंग से परेशान होकर। चलिए, बिल्कुल अंजलि, सही कहा आपने। हम दोबारा आपके पास लौटेंगे हैं और भी उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रभाकर जी, जो अधिवक्ता भी हैं हाईकोर्ट के। प्रभाकर जी, जो रैगिंग की वारदात होती है, हालांकि अभी जो हमने रांची की तस्वीर देखी, निश्चित तौर पर रांची की तस्वीर में ये पूरे तरीके से बात निकलकर सामने नहीं आई। या तो जूनियर डॉक्टर बच रहे हैं, डर रहे हैं, इस वजह से नहीं बोलना चाह रहे थे, या कहीं ना कहीं सीनियर्स उन पर ऐसा दबाव बना चुके थे। लेकिन रैगिंग आखिर जो होती है, इसको लेकर कड़े कानून भी बनाए गए हैं, उसके बाद भी लगातार रैगिंग हो रही है। क्या मानते हैं, वजह क्या मानते हैं? क्या कानून में कुछ पेच रह गया है, कुछ ऐसी चीज छूट गई है? क्या वजह है कि अभी भी रैगिंग लगातार जारी है? कानून में ऐसी कोई पेच नहीं रह गई है, कोई कमी नहीं है इस विषय पे। जी, जस्ट 1-2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी एक आदेश आया था, जिसमें सारे कंसर्न इंस्टीट्यूशंस के लिए डायरेक्शन है उस आदेश के माध्यम से कि यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, सबको एक कमिटी बनानी है कि रैगिंग को कैसे रोका जा सके। जी। और
जैसा मैं देखा हूँ अपने लाइफ में, बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं घुमा हूँ और देखा हूँ कि बहुत जगह कमेटी बनाई गई है और ये प्रभावित भी है ये आदेश जी। तो कानून में कमी नहीं है, इस पे कंसर्न पदाधिकारी को केयर करना होगा और साथ ही साथ बच्चों को भी अपने अंदर ये जागरूकता लाना होगा कि ऐसा आगे ना हो, ऐसा आगे ना हो। और कानून के अगर बात की जाए तो ये तो बताया प्रभाकर जी ने, लेकिन अब हम आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अजय भी जुड़ गए हैं, जो चिकित्सक हैं, जाने माने भाषा के महासचिव भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका भी। अजय जी, आपसे हम ये सवाल करना चाहेंगे कि रैगिंग के बाद जो मानसिक हालात से बच्चे गुजरते हैं, जो छात्र गुजरते हैं, खुदकुशी तक की कोशिश करते हैं। अभी अगर ग्वालियर की अगर बात की जाए, सिंधिया हॉस्टल की अगर हम बात करें, स्कूल की अगर हम बात करें, तो वहां पर सहकारिता मंत्री के बेटे आदर्श की भी जान गंभीर है, अभी भी स्थिति उनकी गंभीर बनी हुई है, उस बच्चे की, 9वीं क्लास के छात्र की। किस मानसिक स्थिति से आखिर बच्चे को गुजरना पड़ता है एक रैगिंग के बाद? आश्चर्य है कि ये रैगिंग जो कभी सीनियर स्टूडेंट्स में हुआ करता था, अब बच्चों तक पहुंच गया है। और निश्चित तौर से बच्चे तो बिल्कुल कोमल मानसिकता के होते हैं, तो उन पर तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव होगा। मैं आपको 50 वर्ष पहले की भी बात बोलता हूँ, रैगिंग तो बहुत पुरानी चीज़ है। रैगिंग के भय से फर्स्ट ईयर और इवन सेकेंड ईयर तक बच्चे जो हैं मेडिकल और टेक्निकल इंस्टीट्यूट के, कि अपनी पढ़ाई छोड़ के भागे रहते थे, हॉस्टल में नहीं रहते थे। तो ये बहुत ही बड़ा और मीनेस बढ़ता चला गया। जिस ढंग से ये रैगिंग अब नहीं हो रहा है, ये रैगिंग नहीं है, ये तो फिजिकल वायलेशन है। ये फिजिकल वायलेशन है। मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया का जितना इल्लीगल काम है वो बड़े बड़े लोग जो हैं छोटे बच्चों के साथ करने लगे हैं। और इवन रैगिंग का ये हालत है अनुशासन की कमी से कि लड़के लड़कियों का रैगिंग करने लगे हैं। जी तो बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल कानून की समस्या है। दोबारा आपके पास लौट रहे हैं। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, बॉबी मिश्रा हैं, हमारे रेगुलर कॉलर हैं सुल्तानगंज से। स्वागत है बॉबी जी। रैगिंग की अगर बात कही जाए तो लगातार रैगिंग हो रही है। हालांकि अगर भारत के इतिहास की बात करें तो 150 साल से रैगिंग चली आ रही है, क्यों नहीं रुकती है ये रैगिंग? तो उनसे फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है। अंजलि के पास हम दोबारा चलते हैं। अंजलि, जिस तरीके से यहां से डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि निश्चित तौर पर मानसिक रूप से असर पड़ता है बच्चों पर। कानून के जानकार भी हमारे साथ मौजूद हैं प्रभाकर जी, वो भी यही बात लगातार कह रहे हैं कि कानून में भी है, सजा का भी प्रावधान है, लेकिन फिर भी नहीं रुकते हैं ये लोग और बच्चे इस तरीके से चीजें करते रहते हैं, छात्र ऐसा करते रहते हैं। आप ये भी जानने की कोशिश कीजिए उन छात्रों से, ये भी आप बात कीजिए कि आखिर ये प्रवृत्ति क्यों डेवलप हो गई है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो धौंस दिखाते हैं, वो सीनियर हैं तो एक अपनी सीनियर धौंस दिखाने की कोशिश करते हैं जूनियर को, इस वजह से इस तरीके की चीजें होती हैं? बिल्कुल सैयद, आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब हम स्टूडेंट से लेना चाहेंगे। आप मुझे ये बताइए कि आखिर क्या वजह आप पाते हैं रैगिंग की? क्या सीनियर स्टूडेंट्स जो हैं वो जूनियर्स के सामने अपना इंप्रेशन बनाना चाहते हैं, रौब दिखाते हैं, इसकी वजह से भी वो रैगिंग करते हैं? इसकी वजह है कि वो भी रैगिंग पहले इनके ऊपर भी बीत चुका होता है जी, और वो अपना बदला नए छात्रों से लेते रहते हैं। लेकिन अगर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है फिर तो और भी उन्हें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज वो कर रहे हैं, उनके घर का भी कोई छोटा इस समय पर पहुंचेगा तो उनके साथ भी करना चाहिए। हमारे साथ कुछ शिक्षक भी हैं, उनसे भी हम इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप क्या वजह पाते हैं रैगिंग की? स्कूल प्रशासन, कॉलेज प्रशासन ये कहता ज़रूर है कि हमारे कॉलेज में रैगिंग नहीं होती है, लेकिन सच्चाई यही है कि रैगिंग होती है और बुरे तरीके से होती है। एक्चुअली रैगिंग ये शुरू से चलती आ रही है, जिसको कि अब धीरे धीरे इस पर थोड़ा कंट्रोल किया जा रहा है। बच्चे इससे मानसिक रूप से त्रस्त हो जाते हैं, जिससे वो बहुत सारे गलत स्टेप उठाने का कोशिश करते हैं, जिसका परिणाम अभी हाल के दिनों में मिल रहा है। ये प्रवृत्ति क्यों बन गई है स्टूडेंट्स में रैगिंग करने की? वो अपना एक सुपरमेसी शो करना चाहते हैं कि हम सीनियर हैं, तुम जूनियर हो, तो तुम हमारा इज्जत करो। हालांकि यह एक इज्जत होना चाहिए, एक सीनियर जूनियर का इज्जत होना चाहिए, लेकिन वो एक दायरे में रहना चाहिए। यह तो बहुत गलत चीज़ है। यह धीरे धीरे इस पर कंट्रोल हो रहा है भविष्य में, और
निकट भविष्य में जल्दी हो जाना चाहिए जी कंट्रोल। आप भी पढ़ाते हैं स्कूल और कॉलेज में या फिर कोचिंग की ही बात कर ले, वहाँ सीनियर स्टूडेंट जो होते हैं वो जूनियर को ऐसे परेशान करते हैं रैगिंग के नाम पर पे, ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी बात है कि मैं सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं तो कोई शिक्षक नहीं, लेकिन मैं एक पटना विश्वविद्यालय का उपाध्यक्ष हूँ और छात्र नेता। मेरा हक भी बनता है कि जो गंदी प्रवृत्ति जो समाज में आ गई है, कॉलेजों में आ गई है, ये बहुत ही घृणित है। हमारे छात्र तो बहुत सारे रैगिंग के डर से पढ़ने नहीं जाते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं, जो कि बहुत अपमानजनक, हमारी संस्कृति को बहुत गुमराह करने वाली चीज़ है। और जब से हम पटना विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं, तब से हमने हर एक कॉलेजों में नोटिफिकेशन निकलवा दिया कि अगर छात्र किसी भी तरीके से जूनियर छात्रों को अगर किसी तरह से उनको दिक्कतें पैदा करती है, गालियाँ बकते हैं, उनके साथ खाना बनवाते हैं, तो ऐसे लोगों को 24 घंटे के अंदर हॉस्टल खाली कर देने और नाम कटवा देने का मैं आदेश दिया हूँ। बिल्कुल, छात्र नेता भी ये मानते हैं कि कई सारे स्कूल और कॉलेजों में बच्चे जो है रैगिंग से परेशान होने की वजह से स्कूल कॉलेज नहीं जाते। बिल्कुल अंजलि, दोबारा आपके पास लौटते हैं। एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, पटना से उपेंद्र हैं। स्वागत है उपेंद्र जी, क्या कहेंगे आप रैगिंग को लेकर? लगातार रैगिंग होती रहती है और कड़े कानून होने के बाद भी रैगिंग रुक नहीं रही है। देखिए, मैं तो यही कहूंगा, आपने कहा कि 150 साल पहले से होता आ रहा है जी, ये बात बिल्कुल सही हो सकता है और है भी जी। लेकिन उसके पीछे देखिए सबसे बड़ा बात यह है कि हिंदुस्तान में कानून ऐसे जो भी कानून बने हुए हैं जी, वो भी किसी मतलब बुरे काम के लिए उसमें जो सजा मुकर्रर किया गया है वो काफी है जी। फर्क ये है कि जहाँ पर जो है कि कानून का पालन करने वाले हैं और जहाँ पर लोग रैगिंग लेने वाले हैं, ये दोनों की मानसिकता, दोनों की इच्छा शक्ति जो है ना, इस पर निर्भर करता है। कभी जो है ना ये इच्छा शक्ति का इस्तेमाल ये लोग सही साफ दिल से नहीं किया, जिसका परिणाम है कि आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। क्योंकि रैगिंग करने के पीछे बहुत सारे मकसद होते हैं। कोई लड़का बहुत और रैगिंग करने में भी जो है ना सभी लड़कों से विभिन्न तरह से जो है कि लोग रैगिंग लेते हैं, उसमें भी मानसिकता झलकती है, उसमें भी जात पात और तेज और कहने का मतलब बहुत सारी बातें समझती है। इसलिए सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए इच्छा शक्ति की, जिगर की जरूरत होती है। शायद हमको लगता है हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम है जिनके पास जिगर है। चलिए, बिल्कुल सही कहा उपेंद्र जी, आपने बड़े जज्बाती बातें कही और निश्चित तौर पर शायद यही सच है इस समाज का भी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन चर्चा लगातार जारी रहेगी। आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमारे साथ कानून के जानकार भी हैं, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं जो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मानसिक हालात बच्चों की होती है, और कुछ छात्र भी मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है जी पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और लगातार हम बात कर रहे हैं कि रैगिंग का राक्षस क्यों नहीं कम हो रहा है, क्यों नहीं वो मारा जा रहा है। लगातार घटनाएं पिछले कुछ दिनों से हुई हैं। ग्वालियर में भी बिहार के सहकारिता मंत्री के बेटे आदर्श के साथ रैगिंग का वाकया सामने आया, जिसके बाद उसने जान देने की भी कोशिश की थी और अभी भी उसकी हालत गंभीर है। इस मामले में 3 छात्रों और कर्मचारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज किया गया। देश के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल में रैगिंग का राक्षस। 9वीं क्लास के छात्र के साथ रैगिंग। कोमा में 14 साल का मासूम। 117 साल पुराने ग्वालियर के इसी सिंधिया स्कूल में एक मासूम के साथ रैगिंग किए जाने का आरोप है। बिहार के सहकारिता मंत्री जय कुमार सिंह का 14 साल का बेटा आदर्श कुमार सिंह सिंधिया स्कूल की 9वीं क्लास में पढ़ता था और परिवार वालों का आरोप है कि आदर्श के साथ अक्सर सीनियर छात्र रैगिंग करते रहते थे और फिर 20 अगस्त को वो पंखे से लटका हुआ मिला। मासूम की हालत गंभीर हो जाने के बाद उसे दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर यह है कि बिहार के सहकारिता मंत्री जय कुमार सिंह का बेटा, जो कि 9वीं क्लास में ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में पढ़ता था, वहां हॉस्टल में पंखे से लटका हुआ पाया गया। यहां जब अस्पताल में उसे लाया गया तो ये बताया जा रहा है कि फिलहाल बच्चा कोमा में है और बच्चे की ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण उसकी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने उस पर नजर रखी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ परिवार का ये कहना है कि
बच्चे को स्कूल के ही कुछ सीनियर छात्र परेशान कर रहे थे, रैगिंग जैसी घटनाएं उसके साथ हो रही थी और कई दिनों से बच्चे को खाना खाने से जाने के लिए उसके सीनियर्स रोक रहे थे। लगातार 2-3 बार बच्चे को रोका गया और बच्चा इसकी वजह से काफी परेशान था। पंखे से बच्चा कैसे लटका, क्या उसने खुदकुशी की कोशिश की या किसी ने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया, ये स्थिति अभी साफ नहीं हो पाई है। परिवार के आरोपों की भी जांच चल रही है। पूरे मामले पर जब जी मीडिया ने सिंधिया स्कूल से बात करने की कोशिश की तो रिपोर्टर को स्कूल के गेट पर ही रोक दिया गया और किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने बात करने से इनकार कर दिया। कई बार कोशिश करने के बावजूद कोई भी अधिकारी बात करने के लिए बाहर नहीं आया। रैगिंग का ये मामला बिहार के एक मंत्री के बेटे के साथ सामने आया है। हालांकि जब जी मीडिया की टीम इस मुद्दे पर स्कूल प्रबंधन से बात करने के लिए पहुंची तो हमें गेट पर ही रोक दिया गया। स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों ने ही हमसे बात करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही एडमिन के जो सीनियर अधिकारी थे, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी बात करने से मना कर दिया। स्कूल प्रबंधन का ऐसा रवैया कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है। अब रैगिंग के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला जांच के बाद ही होगा। फिलहाल अस्पताल में भर्ती छात्र की हालत नाजुक है, लेकिन स्कूल प्रबंधन का रवैया इस संगीन वारदात पर सवाल खड़े कर रहा है। दिल्ली से पूजा मक्कड़ और पटना से ब्रिजेश मिश्रा के साथ शरद श्रीवास्तव, जी मीडिया, ग्वालियर। तो आपको बता दें कि 20 तारीख को यह घटना घटी, लेकिन उसके बाद अब सिर्फ ये हुआ है कि 3 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है और कुछ कर्मचारियों के खिलाफ, लेकिन प्रबंधन के खिलाफ कोई नहीं, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ कानून के जानकार प्रभाकर जी हैं, अंजलि भी मौजूद हैं कुछ छात्रों के साथ, और हमारे साथ डॉक्टर अजय जी भी मौजूद हैं। अजय जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आदर्श की अगर बात की जाए, जिस तरीके से उसको चोट लगी, मानसिक स्थिति भी उसकी गड़बड़ है, फिजिकल रूप से भी वो कितना ज्यादा परेशान है, ये तो हम जान ही सकते हैं कि कोमा में है। कब उसकी स्थिति अच्छी होगी, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि जल्द से जल्द आदर्श ठीक हो। लेकिन अगर आदर्श ठीक भी हो जाता है अजय जी, तो कितना ज्यादा एक बच्चा इन सारी चीजों से गुजरने के बाद भविष्य में क्या मानसिक हालात उस बच्चे की होगी और रहती है? देखिए, भगवान करें वो बच जाए और मिरेकल भी हो और वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाए जी। लेकिन जो उसको डैमेज हुआ है हाइपोक्सिया के कारण, जो रिपोर्ट मिल रहा है, वो कोई न कोई डेफिसिट छोड़ ही जाता है और बच्चे के साथ जीवन भर के लिए अन्याय हो चुका है ये तो हम डॉक्टर समझ सकते हैं कि कैसे दौर से वो और उसका परिवार गुजर रहा होगा। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सोचने के परे है बिल्कुल। और यही सवाल प्रभाकर जी हम आपसे भी करना चाहेंगे। अगर कानून की अगर बात की जाए, प्रबंधन के खिलाफ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ छात्रों को, कुछ कर्मचारियों को एफआईआर दर्ज हुआ है। छात्र क्या होंगे, बालिग होंगे, नहीं होंगे, ये बिल्कुल हम लोग जानते हैं। जब 14 साल का आदर्शी है, सीनियर भी स्टूडेंट्स होंगे तो कितने होंगे हम समझ सकते हैं। तो एक सवाल ये भी कि उनका क्या होगा और क्यों प्रबंधन को बचाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका पुरवैया मुहिम में। बताइए, क्या कहना है आपका इस पूरे घटना के बारे में और खास तौर से ओवरऑल रैगिंग की जो समस्याएं और परेशानी हो रही हैं? जी जी, बोलिए। कानून तो बन जाते हैं जी, लेकिन सही तरीके से इसका पालन नहीं होता है जी। लेकिन रैगिंग की समस्या से जी छात्र समे हुए रहते हैं जी और कुछ बोल नहीं पाते हैं जी। उनको रोकने की जरूरत है सर। सिर्फ कानून बन जाने से नहीं होता है, कागज पर कानून बन जाते हैं, लेकिन इसका रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि छात्र बोल नहीं पाते हैं, लेकिन लगातार होते रहता है। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने अफरोज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जी प्रभाकर जी, हम चाह रहे थे कि इस पर आपकी वही प्रतिक्रिया लें कि आखिर कानून क्यों इस तरीके का है कि इतनी सख्ती होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है कि रैगिंग नहीं होनी है, रैगिंग पर बैन है, लेकिन उसके बाद भी रैगिंग होती है और फिजिकल टॉर्चर क्यों? ये बिल्कुल गलत है और फिजिकल टॉर्चर कर रैगिंग का कोई भी कानून इसका समर्थन नहीं करता है। पहले आपने एक क्वेश्चन किया था हमसे जी कि प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई जी। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो इसके लिए कानून के अंदर एक व्यवस्था है, जो कोई भी भारतीय नागरिक उस क्षेत्राधिकार, उस एरिया के क्षेत्राधिकार के अंदर का जो हो, वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 के अंदर क्रिमिनल रिट फाइल करके
उच्च न्यायालय से, माननीय उच्च न्यायालय से ये निर्देश प्राप्त किया जा सकता है कि प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जैसा कि मैं सुना हूं कि 307 भारतीय इंडियन पिनल कोड के तहत FIR दर्ज हुआ है, लेकिन इसका मुख्य जिम्मेवारी प्रबंधन के ऊपर ही होता है, जिनके लैचेज के कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है। तो प्रबंधन के खिलाफ भी होना चाहिए, या तो बच्चे के गार्जियन स्टेप ले सकते हैं या उस राज्य का कोई भी नागरिक स्टेप ले सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ दरभंगा से डॉक्टर अशोक सिंह जुड़ गए हैं। पेशे से आप डॉक्टर हैं, बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। क्या कहेंगे आप? कॉलेज में मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अशोक जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो अशोक जी से संपर्क इस वक्त हमारा टूट गया है। अंजलि के पास चलते हैं। अंजलि, जिस तरीके से अभी तक चर्चा चली, आपने ग्वालियर का भी रिपोर्ट देखी कि ग्वालियर में भी किस तरीके से वो बच्चा आज कोमा में है। हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, आप उन छात्रों से भी सवाल कर सकती हैं, शिक्षक हैं, वो अभिभावक भी हैं, उनसे भी आप ये सवाल कर सकती हैं कि क्या जब कहीं भी एडमिशन होता है उससे पहले हर तरफ ये कहा जाता है कि रैगिंग बैन है, रैगिंग नहीं होती है, इंट्रोडक्शन के नाम पर आप मस्ती कर सकते हैं, मस्ती में आप फिजिकल टॉर्चर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी होती है, तो एक अभिभावक को क्या करना चाहिए और ऐसी चीजों से कैसे बचे छात्र, कैसे अपने आप को अलग करके रखें? जी सैयद, हम पूछने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, जब भी आप किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन कराने जाते हैं तो वहाँ का प्रबंधन यही कहता है कि हमारे कॉलेज और स्कूल में रैगिंग नहीं होती है। उसके बावजूद जब छात्र जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, तो उन्हें रैगिंग की समस्या से दो चार होना पड़ता है। कैसे छात्र रैगिंग से बचें? अब देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि अगर किसी के साथ कोई रैगिंग इस तरह की वारदात हो रही है तो आई थिंक सबसे पहले आप वहाँ के प्रिंसिपल को कंप्लेन करें, या वहाँ के जो बनाए गए होंगे कुछ कमेटी जैसे होते हैं, हर स्तर पर बनाए जाते हैं कि आप यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए उनके पास कंप्लेन करें या फिर खुद ग्रुप बना करके इस चीज़। क्या आपको भी कभी रैगिंग जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है? नहीं, मुझे तो नहीं हुई थी, लेकिन जब मैं याद है कि 2-3 साल पहले जब मैं एडमिशन करवाया था BA में, तो हम लोग का स्टडी सेंटर, मतलब इग्नू से है, तो स्टडी सेंटर AN कॉलेज दिया हुआ था। तो क्या हुआ कि एक बार मॉर्निंग में कुछ वर्क होना था जी, तो ऑफिशियल हम लोग 8-10 लड़के गए हुए थे किसी काम से, तो देखा कि 2 लड़कियों को 2-4 लड़के सीनियर MA के शायद होंगे, तो वो उन्हें घेर करके कुछ पूछ रहे थे। तो हम लोगों को बुरा लगा और लगा कि ये मतलब सही नहीं है। तो फिर हम लोग उसके पास गए, बोले, तो वो लोग मतलब उन लोग को छोड़ दिया, बोले ठीक है जाने दो। लेकिन बाद में जाते जाते भी देखे वो लोग पीछे से कमेंट किया कि कम से कम अपना मोबाइल नंबर तो दिखे। लड़कियों को भी नहीं बख्शा जाता है रैगिंग जैसी प्रॉब्लम से। आप मुझे ये बताइए, स्टूडेंट पे एक मेंटल प्रेशर हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, कई बार स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट तक करने की हरकत वो कर देता है, कोशिश कर देता है। रैगिंग कब तक चलेगा और क्या इसके लिए करना चाहिए कि रैगिंग जैसी समस्या से दो चार ना होना पड़े छात्रों को? मैम, पहले तो अपने सेल्फ डिटरमाइंड होना चाहिए कि नहीं, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होगा मैं खुद पहले फेस करूँगा, क्योंकि खुद में अगर फेस करने की हिम्मत नहीं रहेगी तो मैं दूसरे को जाकर क्या बोलूँगा कि मुझे बचाओ। अपने में खुद हिम्मत होनी चाहिए, मैं खुद पहले उससे लड़ूंगा। अगर मुझसे नहीं हो पाई तो फिर मैं जाके कमेटी मेंबर से कंप्लेन करूँगा कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, क्योंकि हर कॉलेजेस में एंटी रैगिंग स्क्वाड्स बनाए जाते हैं इंजीनियरिंग ज्वाइनिंग के टाइम में, मैं उनसे जाके कंप्लेन करूँगा। उसके बाद भी अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं पुलिस के पास जाऊँगा। जी बिल्कुल, ये भी बात है कि रैगिंग प्रॉब्लम ज़रूर है, बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका ये सॉल्यूशन नहीं है कि आप खुदकुशी कर ले, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे एक शर्मिंदगी की वजह से। स्टूडेंट्स को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। कितना एम्बैरेसिंग लगता होगा जब इस तरीके की हरकत, चाहे बुरे तरीके से मारना पीटना हो, बाल कटवा देना हो या फिर कोई अश्लील हरकत करना हो। रैगिंग ऐसे बहुत बुरी चीज़ है क्योंकि वो स्टूडेंट के दिल को ही तोड़ देता है, पढ़ने का उसको मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि सारा उसका ध्यान यही से में चला जाता है, ये मैं कैसे पढ़ूँ, इसलिए रैगिंग करना ही बहुत बुरी चीज़ है। और जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ अभिभावक भी हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे। सर प्लीज़ यहाँ आइए, आप मुझे ये बताइए कि रैगिंग किसी स्टूडेंट के साथ होती है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, और अभिभावकों को क्या बच्चों को सलाह देनी चाहिए कि वो रैगिंग से बचे? कुछ स्टूडेंट्स हैं उनसे हम ये सवाल ले लेते हैं, लेकिन छात्र नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्लीज़ यहाँ आइए, आप मुझे ये बताइए कि स्टूडेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे वो रैगिंग से बचें? सबसे पहले होता है कि जब छात्र के एडमिशन लिए जाते हैं तो उस वक्त एक कोटेशन उसके लिए आता है, फॉर्म आता है कि आप उसको भरें, और कोई भी
चीज़ के लिए भरने के लिए पहले वहाँ ऑथराइज्ड होती है और छात्र उसको भर के और यूनिवर्सिटी को देती है और अपने कॉलेजों को देती है, जिससे कि छात्र के पास वैसी परेशानियाँ नहीं होती है। लेकिन स्थिति ऐसे होती है कि कुछ गलत लोगों के हाथ में छात्र के साथ गलत संबंध बन जाने के कारण होते हैं कि अगर हम देखते हैं कि छात्र अगर मैंने पुलिस प्रशासन या कॉलेज प्रशासन छोड़कर अपने साथियों से मदद लेते हैं, जिससे होता है कि छात्र को और गलत प्रभाव और गलत दिशा निर्देश देते हैं। स्कूल प्रबंधन भी जिम्मेदार है रैगिंग अगर उसके कॉलेज या स्कूल में होती है तो। और इसके लिए है कि अगर कोई भी कॉलेज अगर ऐसी हो रही तो उसके लिए उस विश्वविद्यालय के प्रशासन भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से भागने के, जैसे अभी देखिए मैंने कुछ ही दिन पहले सिंघानिया यूनिवर्सिटी में हुआ, उसी सिंधिया विश्वविद्यालय में कॉलेज में हुआ चाहे स्कूल में हुआ, तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कॉलेज सीधे तौर पर बोल दिया कि इनके पहले मिर्गी आती थी, जबकि ये साफ गलत था कि वहाँ उनके साथ छात्र के साथ जो है रैगिंग लिए गए। इसलिए विश्वविद्यालय और कॉलेज अपने से बचने का प्रयास करती है। अगर छात्र इसको सही मायने में देखे तो छात्र इस पर कार्रवाई की जा सकती है और कोर्ट भी इसको गलत मानती है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि रैगिंग जैसी प्रॉब्लम से फेस नहीं होना पड़े स्टूडेंट्स को, ऐसा स्कूल प्रशासन जो है अपने तौर पर एहतियात भी बरते। लेकिन उसके बावजूद बड़े स्कूल कॉलेजों में आज तक रैगिंग जैसी घटनाएं हो रही हैं और घटनाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि स्टूडेंट्स और छात्र अपनी जान देने तक को मजबूर हो जाते हैं। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। चलिए, बिल्कुल अंजलि सही कहा आपने। सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश भी है, एंटी रैगिंग स्क्वाड भी हर यूनिवर्सिटी में हर कॉलेज में बनाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो रैगिंग का राक्षस है वो आज भी जिंदा है, आज भी उसका कहर जारी है। यही सोचने वाली बात है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि आपका, और आपके साथ जितने छात्र इस वक्त मौजूद हैं, जो अभिभावक हैं, सबका शुक्रिया उनका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी चर्चा हमारी जारी रहेगी। डॉक्टर साहब और कानून मामले के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। आप भी फोन कीजिए और आप भी बताइए कि क्यों नहीं रुक रहा है रैगिंग का कहर। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और लगातार हम बात कर रहे हैं रैगिंग के राक्षस की, जो आज भी जिंदा है और उसका कहर जारी है। रैगिंग सीनियर छात्रों की मस्ती और नए स्टूडेंट से इंट्रोडक्शन के नाम पर होने वाले इस टॉर्चर को कहा जाता है। सिर्फ वही समझ सकते हैं जो इसके शिकार हुए हैं। ग्वालियर में हुए इस मामले से पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। फिर रांची की बात हो या कहीं की भी बात हो, हम आपको दिखाते हैं एक छोटा सा बैकग्राउंडर। किसने ऐसा सोचा होगा कि जिस स्कूल में अपने लाडले को पढ़ने लिखने भेजा, वहां उस मासूम के साथ ऐसा हादसा हो जाएगा। रैगिंग के राक्षस ने कई छात्रों को अपना शिकार बनाया और इस पर काफी बहस भी हुई। लेकिन रैगिंग पर पहली बार गंभीर कदम सरकार ने 2009 के अमन काचरू केस के बाद उठाया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के एक मेडिकल कॉलेज के छात्र अमन के साथ सीनियर्स ने लगातार रैगिंग की। 7 मार्च को 4 सीनियर छात्रों ने अमन के साथ मारपीट की। अगले ही दिन अमन काचरू की मौत ब्रेन हेमरेज से हो गई। देश में रैगिंग का यह कोई पहला मामला नहीं था। एंटी रैगिंग हेल्पलाइन में की गई शिकायतों के मुताबिक 2014 में जनवरी से लेकर 6 अगस्त तक देश भर में रैगिंग के 30 मामलों की जानकारी मिली है। 2013 में रैगिंग के 646 मामले दर्ज किए गए। 2012 में 375, 2011 में 577, 2010 में 435 और 2009 में 345 शिकायतें दर्ज की गई। काचरू की मौत के बाद ही देश के कॉलेजों में छात्रों को रैगिंग के जाल से बचाने के लिए एक नई गाइडलाइन बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने जांच के बाद रिपोर्ट दी कि कॉलेज में लगातार शिकायत करने के बावजूद भी अमन काचरू को किसी तरह की मदद नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को रोकने के लिए एक गाइडलाइन बनाकर सख्त फैसले लिए। 2009 में आई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक सभी कॉलेजों में एडमिशन के समय एंटी रैगिंग मूवमेंट चलाना चाहिए। कॉलेज के एडमिशन फॉर्म में साफ साफ ये लिखा होना चाहिए कि कॉलेज में रैगिंग प्रतिबंधित है और इसमें शामिल होने पर सजा दी जा सकती है। नए छात्रों, सीनियर्स और उनके पेरेंट्स को लिखित तौर पर यह देना होगा कि उन्हें पता है कि कॉलेज या इंस्टीट्यूट का रैगिंग के प्रति क्या रवैया है और पकड़े जाने पर इसमें सजा का प्रावधान है।
नए छात्रों को कॉलेज या इंस्टीट्यूट को यह बताना होगा कि उनके साथ रैगिंग किए जाने की हालत में उन्हें कहां और किससे मदद मिलेगी। कॉलेज या इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और टीचर्स को रैगिंग के खिलाफ नए छात्रों को उनके अधिकार बताने होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि रैगिंग में संलिप्त पाए गए छात्र के विरुद्ध क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देख लिया आपने रिपोर्ट, जिसमें साफ तौर से निर्देश है, कानून में कई प्रावधान है, सजा भी है, लेकिन उसके बाद भी ये रैगिंग का राक्षस खत्म नहीं हो रहा है। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ पश्चिम बंगाल से अजीत जुड़ गए हैं। स्वागत है अजीत जी पुरवैया मुहिम में, क्या कहेंगे आप? हेलो जी अजीत जी बोलिए। सर बोल रहा हूँ कि आजकल जो रैगिंग कॉलेज में होता है, मैं भी एक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ जी। मैं अपने कॉलेज के बारे में नहीं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने जब कॉलेज दाखिला लिया था उस समय जी, तो उस समय मुझे रैगिंग किया गया था। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि रैगिंग के लिए शिकायत करने की बात है, तो मैंने कई बार रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल से भी किया था, तो उस पर मुझे धमकाया भी गया था जी। तो कहीं ना कहीं ये यूनियन जो होते हैं स्टूडेंट का, वो धमका देते इतने ज्यादा कि स्टूडेंट अपने लाइफ के बारे में यानी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और वो डर से प्रिंसिपल को भी शिकायत नहीं कर पाते। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि कॉलेज अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए भी इस तरह के कदम नहीं उठाते हैं कि स्टूडेंट आने वाले स्टूडेंट में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट को जी। चलिए अजीत हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। ठीक है, आप कॉलेज का नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, आप मत बताइए, आप उसको मत बाहर लाइए, लेकिन आप ये तो बता सकते हैं कि क्या आपके कॉलेज में कोई एंटी रैगिंग स्क्वाड है? क्या कुछ कोई ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को देखते हैं? अजीत हाँ, एंटी रैगिंग तो है, इसके डिपार्टमेंट भी खुले हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे कॉलेज में इस तरह की कोई भी हथकंडा नहीं उठाया गया है जिससे आने वाले स्टूडेंट को उसे सुरक्षा मिलता है। मैं यहाँ के बहुत टॉप मास्ट कॉलेज में दाखिला लिया था जिस समय, मैं बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी है जी, कॉलेज का नाम नहीं बता रहा हूँ, उसके अंदर में बहुत ज्यादा कॉलेज आते हैं जी जी। उस यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है कि रैगिंग के लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं किया गया है, सिर्फ एंटी रैगिंग का जी क्या स्क्वाड होता है वो खोल कर रख दिया, लेकिन इससे किसी तरह की सुरक्षा है वो नहीं मिलता है। चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी आप बीती साझा करने के लिए, अपने कॉलेज की बात बताने के लिए। शुक्रिया अजीत। तो देखा आपने प्रभाकर जी, अगर कानून की बात की जाए, हमने एक पैकेज दिखाई, एक रिपोर्ट दिखाई, उसमें भी यही मकसद था हमारा कहने का कि किस तरीके से बड़े बड़े कानून हैं, कड़े कानून हैं। ये भी कहा जाता है कि सजा हो सकती है अगर आप संलिप्त उसमें पाए गए, लेकिन उसके बाद भी आपने वो आंकड़ा भी देखा होगा कि हर साल ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अगर 2013 की बात करें तो 600 से ज्यादा मामले। क्यों? इसमें सबसे पहले जिम्मेवारी लेनी होगी संबंधित प्रशासन को जी, इसलिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में रैगिंग से संबंधित एंटी रैगिंग के लिए शपथ पत्र गार्जियन और बच्चों दोनों के द्वारा लिया जा रहा है, लेकिन महज वो एक प्रैक्टिस मान करके उसको कार्य रूप में न लाना, ये प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। प्रशासन को इसके लिए आगे आना होगा और उसके प्रति कदम उठाना होगा। निश्चित रूप से जहां बच्चे सीनियर बच्चे रैगिंग करते हैं और जूनियर बच्चे कल जब सीनियर होते हैं तो उनके मन में ये द्वेष पैदा होता ही है कि हमसे लिया गया है तो मैं भी करूंगा। इसको रोकने के लिए संबंधित प्रशासन को कड़ा रुख लेना होगा और इसको रोकने का प्रयास करना होगा। निश्चित तौर पर प्रशासन को कमर कसनी होगी। अजय जी, अगर एक स्टूडेंट के नाते हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिसके साथ रैगिंग हुई, मान लीजिए उसने आत्महत्या करने की कोशिश की या चलिए उसने वो भी नहीं किया, लेकिन टॉर्चर वो सहता गया, वो 1 साल 2 साल सहता गया, उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते वो उसकी मानसिक स्थिति क्या हो सकती है? क्या फिर वो उसकी पढ़ाई में दिल लगेगा? क्या दूसरी चीजों में दिल लगेगी? उसकी क्या स्थिति उसकी होकर रह जाती है? नहीं, निश्चित तौर से जिस बच्चे की बुरी तरह रैगिंग हुई है जी, वो बच्चा 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो वो बच्चा बिल्कुल निराश होकर के उसका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा, या ये भी हो सकता है कि जैसा कि बच्चों ने बताया जी कि उसके अंदर भी एक भाव आएगा और वो भी उसके अंदर भी, हम लोग मेडिकल में एक चीज़ बोलते हैं सैडिज्म,
कि दूसरे को तकलीफ दे करके खुद आनंद लेना। तो सेडिज्म जो है एक कैरेक्टर है जो डेवलप कर सकता है, घटाया जा सकता है, एक साइकेट्रिक बिहेवियर है ये। तो उस बच्चे वो बच्चा सेडिस्ट भी बन सकता है और सेडिस्ट बनने के बाद वो नेक्स्ट बैच में अपने से जूनियर्स को करेगा। तो दोनों ढंग के डेवलपमेंट, दोनों ढंग से वो बच्चे को नुकसान ही होने वाला है। मैं आपको इसी संदर्भ में कहना चाहूँगा कि रैगिंग के मीनेस को केवल कानून से नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि बच्चे, कानून तो बहुत बने हुए हैं तभी अपराध हो रहे हैं। जो अपराध करने जा रहे हैं उनको मालूम ही नहीं है कि कानून वो किस रूप से उनको वो बिल्कुल अछूते हैं। तो सवाल है कि इतने ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने माँ बाप को छोड़कर स्कूल्स में जा रहे हैं, हॉस्टल्स में रह रहे हैं, कॉलेजों में हॉस्टल्स में रह रहे हैं। हमारे जो ये हॉस्टल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो लड़कों के गार्जियन के रूप में बिहेव नहीं करते। चलिए, गार्जियन कहीं ना कहीं उस चीज को देखना होगा। बिल्कुल, पैसा कमाने का धंधा है, प्रोफेशनल बन के रहेंगे। अशोक जी, हम लौटेंगे आपके पास। माफ कीजिएगा अजय जी, एक दर्शक हमारे साथ दरभंगा से अशोक जी जुड़े हैं, लगातार वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2 बार इससे पहले भी उनका फोन कट हो गया है, माफी चाहेंगे अशोक जी। स्वागत है आपका जी पुरवैया में, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं इस मसले पर आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, हेलो जी 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 बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि आप ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है वो महज एक कागज के पन्नों पर है, न तो संस्था में कहीं सही ढंग से लागू होता है और न ही उस पर कार्यान्वयन होता है जी। अब तक ये बताइए कि उस कानून के द्वारा कितने संस्था के जो हेड है, जो प्रिंसिपल है या उसके डायरेक्टर है, उस पर कार्रवाई की गई है। बिल्कुल वाजिब सवाल। और ये कार्रवाई का डाटा बताइए। अब तक जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अब तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। जिस दिन यह कार्रवाई शुरू हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि ये रैगिंग वो संस्था के जो डायरेक्टर है और प्रिंसिपल है, वो उस पर जो कार्रवाई होगी तो सभा रुक जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल वाजिब सवाल बताया आपने अशोक जी। और अशोक जी, यही सवाल हमने कुछ देर पहले भी उठाया था कि अगर आप देखिए ग्वालियर की भी अगर आप बात कीजिए तो प्रबंधन को क्लीन चिट दे दी गई है, प्रबंधन पर कोई एफआईआर नहीं, छात्र और कर्मचारियों पर। तो प्रबंधन को सबसे पहले प्रबंधन पर, क्योंकि वो पूरी संस्था उस प्रबंधन पर निर्भर करती है। संस्था के जो प्रबंधक है वो सबसे बड़े उसके गाइडलाइनर है और उस पर जो कार्रवाई होगी। अभी माननीय मंत्री का जो जिस दौर से गुजर रहा है और किसी का भी बेटा हो सकता है, स्कूल में किसी का भी बेटा हो सकता है। अशोक जी, एक सवाल हम आप ही से करना चाहेंगे अशोक जी, क्योंकि आप खुद भी शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं। आप जिस कॉलेज में या जिस संस्थान में पढ़ाते होंगे, वहां क्या एंटी रैगिंग स्क्वाड बनाया गया है? नहीं, एंटी रैगिंग तो यहाँ तो सामान्य कॉलेज में रैगिंग का कोई प्रावधान ही नहीं है, होता ही नहीं है जी। लोग शर्माता है, लजाता है, रैगिंग का मतलब ही नहीं समझता है जी। ये तो जनरली जो है दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर सब कॉलेज में रैगिंग का कोई बातें नहीं होती है जी। प्रोफेशनल कॉलेज में होता है या बड़े बड़े कॉलेज में। चलिए, यानी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। तो बड़े पते की बात अशोक जी ने कही है। प्रभाकर जी, 2 सवाल उनका बेहद इंपॉर्टेंट। पहला सवाल ये कि गाइडलाइन तो बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत सी चीजें भी बोल दी, लेकिन आज तक क्या कुछ हुआ है? और दूसरा सवाल कि प्रबंधन को हर जगह से क्लीन चिट मिल जाती है, शायद अगर बड़ी और कड़ी कार्रवाई होती तो यह स्थिति हम नहीं देखते। और दरभंगा, मधुबनी या जो छोटे शहर हैं वहां तो ऐसी प्रवृत्ति भी नहीं है, ये चीज मेट्रो टाउन्स तक ही रह गई है। मैं इस पे कहना चाहूंगा 2 चीज। पहला कि प्रबंधन को जो स्टेप लेना चाहिए, प्रबंधन अगर स्टेप नहीं लेता है तो उसके लिए नागरिक को जागरूक होना चाहिए जी। दूसरा बात ये कि प्रबंधन की पहली नैतिक जिम्मेवारी होती है कि बच्चों को टीच करें एडमिशन लेने के वक्त कि रैगिंग का दुष्प्रभाव क्या है और कौन कौन सी परेशानियां ये आगे जा कर के उत्पन्न करेंगी। अगर इस तरह का व्यवस्था प्रबंधन करेगा, केयर करेगा, तो ये उत्पन्न ही नहीं होगा इस तरह का माहौल। और नागरिक अगर स्टेप एक बार ले ले अपने जगह पे कि प्रबंधन इसके लिए जिम्मेवार हो और प्रबंधन को दोषी पाते हुए उनको सजा मिले और फेस करना पड़े प्रॉब्लम को, प्रोसीडिंग्स को, वैसी परिस्थिति में प्रबंधन भी अपने ऊपर जिम्मेवारी लेगी और मजबूरी होगी। चलिए, तब मजबूरी हो जाए, यानी निश्चित तौर पर जो प्रावधान किए गए हैं, जो कार्रवाई की बात होती है, जो सजा रखी गई है, अगर उस पर उसी तरीके से कार्रवाई भी होने लगे तो शायद इसमें असर पड़े और रैगिंग का राक्षस अगर मरे नहीं तो जरूर कुछ दिन के लिए या धीरे धीरे उसका जो कहर है वो कम होता जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, चर्चा लगातार जारी रहेगी, आप भी जुड़िए और दीजिए अपनी राय। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है पुरवैया मुहिम में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से रैगिंग का राक्षस आज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और हर तरफ उसका कहर है। आंकड़ा कुछ देर पहले हम देख रहे थे प्रभाकर जी, हमारे साथ जो अधिवक्ता मौजूद हैं, डॉक्टर साहब अजय जी भी मौजूद हैं। प्रभाकर जी, कुछ देर पहले आंकड़ा आपने भी ध्यान दिया होगा, 375 2012 में और 2013 में वो दुगने के करीब हो जाता है, 646, यानी कम होने की तो बात छोड़ दीजिए, डबल हो जा रहा है। गाइडलाइन बढ़ रही है, सजा का प्रावधान बढ़ रहा है, फिर ये आंकड़ा डबल क्यों हो रहा है? क्या कहीं इसके पीछे भी वही एक कल्चर डेवलप्ड हो रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर हम रैगिंग कर रहे हैं तो ही हम सीनियर हैं, सीनियर और जूनियरिटी दिखाने के लिए रैगिंग हो रही है आज? देखिए, रैगिंग तो उन्हीं सब कारणों से हो रही है, लेकिन इसमें मुख्य मुद्दा उठता है जी कि हम जागरूक कितने हैं। गार्जियन को भी जागरूक होना होगा, बच्चों को भी जागरूक होना होगा, टीचर को भी जागरूक होना होगा और प्रबंधन को भी जागरूक होना होगा। अगर जब तक हम जागरूक नहीं होते, ठीक है, हम अपने बच्चे को एडमिशन करा दिए और आकर के घर में सो गए, ये मुझे जिम्मेवारी लेनी होगी कि मेरे बच्चे के विरुद्ध कोई कार्रवाई की तो नहीं की जा रही है, रैगिंग तो नहीं हो रहा है। अगर होता है और हम एक स्टेप ले लेंगे तो कल से वो बंद हो जाएगा। चलिए, ये तो जागरूकता की बात हो गई। एक दर्शक इसी बीच हमारे रेगुलर कॉलर बॉबी मिश्रा एक बार फिर जुड़ गए हैं। स्वागत है मिश्रा जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ही गलत बात है, मंत्री के बेटे के साथ आगे किया जा रहा है जी। आम आदमी का है वो असुरक्षित महसूस कर रहा है और ये बड़ा गिरौना। चलिए, आपकी आवाज बहुत कटकट के आ रही है, लेकिन फिर भी हम समझ गए। शुक्रिया बॉबी मिश्रा जी कि एक मंत्री जी के साथ ऐसा हो रहा है तो मंत्री के बेटे के साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमी के बच्चे के साथ क्या हो सकता है। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ धनबाद से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं जी, मैंने भी एक स्कूल में इस तरह का बोकारो इस्पात नगर का स्कूल में जी ऐसा हरकत हुआ था जी। तो ऐसा हरकत हुआ था तो हम लोगों ने जी शिक्षक और प्रिंसिपल के साथ बैठ करके पूरा अभिभावक को बुला करके इस तरह का, यानी बराबर 15 दिन में 10 दिन में एक बैठक बुलाया करते थे और इस तरह का रैगिंग को रोकने के लिए एक काउंसलिंग किया करते थे जी, एक काउंसलिंग टाइप किया करते थे आप लोग? जी जी जी, जी। और उस पर प्रतिबंध लगा दिया, वह एकदम साफ सुथरा हो गया और दिक्कत हुआ तो अभिभावक के ऊपर हम लोग थाना में कंप्लेन किए। चलिए, अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे भी हम ये भी करना चाहेंगे, हालांकि अगर देखा जाए तो सवाल मेरा इसलिए आपसे है क्योंकि एमबीबीएस में अगर आप देखें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर्स बनने के लिए जाते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर रैगिंग होती है। इंजीनियरिंग करने जाते हैं, वहाँ पर रैगिंग होती है। कुछ देर पहले प्रभाकर जी कह रहे थे कि एक जागरूक होने की ज़रूरत है, अभिभावक को, पेरेंट्स को भी। लेकिन क्या जो एमबीबीएस करने जा रहे हैं, जो इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, जो ग्रेजुएशन के बाद वहाँ पर पहुँच रहे हैं या +2 के बाद वहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या उस उम्र में उनको जागरूकता की ज़रूरत है? क्या वो उम्र नहीं है जहाँ वो खुद समझ सकते हैं सारी चीज़ों को? नहीं, ये जो बहुत जगहों पर तो ये समझ बूझ कर होता है जी, और उसका एक पर्पस होता है। वो एक पर्पस है अपनी हेकड़ी, अपने को सुपीरियर बनाना। और देखिए, मैं स्पष्ट कहूँगा इसमें कि वास्तव में मैंने पहले भी कहा कि प्रबंधन और समाज से वो बच्चा कटता हुआ जितना ज़्यादा कटेगा उतना ही ज़्यादा वो गड़बड़ी के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। गार्जियंस को बच्चे को फॉलो करना चाहिए। आज एक गजब प्रवृत्ति आ गई है, लोग कहते हैं कि बच्चों के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो जो करता है करने दो, जो करता है। ये इस ढंग की गार्जियन, हम लोग उस गार्जियनशिप से गुजरे हैं कि बच्चों से पूछा जाता था कि आपके साथ किसी ने कोई दुर्व्यवहार तो नहीं किया, बिना माँ और बाप पूछा करते थे और हम लोग को बताना पड़ता था कि कोई हम लोग गलत काम में तो कोई हमको, तो ये वो युग तो खत्म हो गया। उतना नहीं तो कम से कम बच्चों को दूसरे से भी पता लगा करके स्कूल में। अब तो गार्जियन भेज देते हैं लड़के लड़कियों को हॉस्टल में और बरसों के बाद पैसा भेजते रहते हैं, कुछ होता नहीं है। तो मेडिकल कॉलेजेस जो वो तो हर जगह है नहीं, दूर दूर के बच्चे आते हैं और उसमें भी बहुत चीजें होती हैं। कॉलेज में इतना तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं, फेवरेटिज्म है, फलना है, कि कुछ बच्चे उपेक्षित हो जाते हैं और उपेक्षित बच्चों में ज़्यादा प्रवृत्ति डेवलप करती है अपनी हेकड़ी दूसरे ढंग से निकालने के लिए। चलिए, एक अंतिम प्रतिक्रिया बिल्कुल संक्षेप में आपकी भी प्रभाकर जी, क्या कुछ किया जा सकता है कानून के तहत और आम लोगों को समाज के तहत? कानून के तहत सारा नियम उपलब्ध करा दिया गया है और हमारे बीच सारा कानून उपलब्ध है जो इसके विरुद्ध स्टेप्स लेने चाहिए। उसके लिए जागरूक हमें होना है, बच्चों को होना है, शिक्षक को होना है, प्रबंधन को होना है। अगर हम सभी में से कोई एक जागरूक होगा तो किसी की गलती नहीं हो पाएगी।
कानून का लाभ लेते हुए। चलिए, तो जागरूकता की कमी है, सबको जागरूक होना पड़ेगा। हम भी कुछ ऐसी उम्मीद करेंगे ताकि इस रैगिंग के राक्षस को मारा जा सके और जो बच्चे हैं, जो मासूम हैं, जो हमेशा प्रताड़ित होते रहते हैं ऐसी घटना से, वो ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी आने के लिए, और आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो पुरवैया मुहिम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।